तारा का इकलौता बेटा था, इसलिए तारा शिव पर जान छिड़कती थी। ऐसे ही एक दिन शिव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। आज शिव का ऑफिस में पहला दिन था, इसलिए तारा उसके लिए दही शक्कर लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? रास्ता छोड़ो और जाने दो, आज ऑफिस में पहला दिन है। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा बेटा ऑफिस में पहले दिन लेट हो जाए? अरे तू पागल वागल हो गया है क्या? भला मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा बेटा पहले ही दिन ऑफिस के लिए लेट हो जाए? अरे मैं ना तेरे लिए दही शक्कर लेकर आती हूँ। दही शक्कर खाना शुभ होता है। तू यहीं रुक, दही शक्कर खाकर जाएगा ना तो तेरा दिन अच्छा जाएगा और बिगड़े काम भी बनेंगे। जल्दी से 1 चम्मच दही शक्कर खा ले। शिव इन बातों में विश्वास नहीं रखता था, पर अपनी माँ के लिए वो दही शक्कर खाकर ऑफिस चला जाता है। रात को शिव थका हारा घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, बहुत दिन हो गए तुमने खीर नहीं बनाई। अब तो मेरी जॉब भी लग गई है, मेरे लिए खीर बना दो। ठीक है मेरे लाल, मैं तेरे लिए कल खीर बना दूंगी, लेकिन अभी जो बना है वो तो खा ले। अब तारा अपने बेटे को खाना खिलाकर सोने चली जाती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन शिव लेट आता है। पर आज घर लेट आने के बाद शिव भी बहुत खुश था और आज वो अपनी माँ के लिए महंगी साड़ी भी लाया था। ये देखकर तारा बड़ी हैरान होती है और शिव से कहती है, क्या बात है, मेरे बेटे को शॉपिंग करने भी आ गई। देख रही हूँ कुछ दिनों से मेरा बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ माँ, खुश तो रहता हूँ जब से मेरी जिंदगी में एलिश आई है। एलिश? ये तो अंग्रेजों का नाम है। क्या ये लड़की अंग्रेजन है? तुझे ये अंग्रेजन ही पसंद आई है क्या? माँ, क्या फर्क पड़ता है लड़की अंग्रेजन हो या इंडियन? माँ, आप जब एलिश से मिलोगी ना तो आप खुद उसे पसंद कर बैठोगी। भले ही एलिश अंग्रेजन है, पर वो पिछले 5 साल से अपने पिता के साथ इंडिया में रह रही है, क्योंकि उसके पिताजी इंडियन है। लेकिन बेटा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर को संभाल सके। आखिर मैं कब तक करूंगी? और मुझे नहीं लगता कि ये अंग्रेजन हमारे घर को संभाल सकेगी। माँ देखो, मैं एलिश से बहुत प्यार करता हूँ और उससे दूर नहीं रह सकता, और वो सब संभाल लेगी। और देखना, वो आपसे भी अच्छी खीर बनाकर मुझे खिलाएगी, फिर आपको घर का काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बोलकर शिव अपने कमरे में चला जाता है। अपने बेटे का ये रवैया देखकर तारा समझ जाती है कि अब उसका बेटा उसका नहीं रहा। अब तारा अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो शिव की शादी अंग्रेजन एलिस से करवा देती है। शादी के कुछ दिनों तक सब अच्छा चलता है, पर धीरे धीरे एलिस अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। बहू देख, मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं और इस पे बटर लगाया है। शिव को ना इस तरह से पराठा खाना बहुत पसंद है, और जब तू रसोई को संभालने लगेगी तो इसी तरह से अपने पति का ख्याल रखना। माँ, बच्चे की पसंद समय के साथ बदल जाती है और शिव मेरे साथ मॉर्निंग टाइम में ग्रीन टी लेता है और सैलड खाता है ताकि वो अपनी बॉडी को फिट रख सके, और ये ऑयली खाने से उसका फैट ही बढ़ेगा। इतना बोलकर तारा की अंग्रेजन बहू ग्रीन टी और कुछ सैलेड काट कर अपने और शिव के लिए ले जाती है। शिव भी अपनी माँ के हाथों का बनाया आलू का पराठा ना खाकर अपनी बीवी के हाथ का खाना खाकर चला जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ रसोई पर एलिस का हक जमाने लगती है। अब घर में भी वही बनता जो एलिस चाहती। ऐसे ही एक दिन जब तारा रसोई घर में जाती है तो वो देखती है कि पूरा रसोई बिखरा पड़ा है। ये देखकर तारा अपनी बहू से कहती है, बहू ये सब क्या है? तूने मेरी रसोई की हालत खराब करके रख दी है। पूरी रसोई गंदी पड़ी हुई है, सब कुछ तहस नहस हो रखा है। और ये सब क्या है बहू? तू रसोई में चप्पल पहन कर आ गई। मैंने तुझे बताया था ना कि हमारे यहाँ रसोई में चप्पल पहनकर नहीं आते। रसोई में अन्नपूर्णा का वास होता है। मॉम, आप अपनी सोच बदलो या हमें हमारा घर बदलने दो। मैं आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती। मैं आज शिव को बोलूंगी कि ये घर खाली करे। मैं आज ही शिव को बोलूंगी ये घर खाली करने को, फिर रहना आप अपने घर में अपनी रसोई के साथ अकेली। अब जो एलिस ने कहा था वो एलिस करके दिखाती है। बहुत जल्द एलिस और शिव तारा को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से एलिस की तबीयत खराब हो जाती है। शिव अपनी बीमार पत्नी को देखकर बहुत डर जाता है और तभी उसे अपनी माँ की याद आती है कि किस तरह से बचपन में जब उसकी तबीयत खराब होती थी तो उसकी माँ उसे काढ़ा बनाकर पिलाती थी। अब बिना कोई देरी करे शिव अपनी माँ को फोन करता है। माँ, मुझसे और एलिस से जो गलती हुई उसके लिए हमें माफ कर दो, पर आप जल्दी से अपनी जड़ी बूटी लेकर हमारे पास आ जाओ।
एलिश की तबीयत बहुत खराब है, हमें आपकी जरूरत है। क्या बहू बीमार है? बेटा तू घबरा मत, मैं जल्दी तेरे पास आती हूँ। सही कहते हैं लोग, माँ तो आखिर माँ होती है। बच्चे अपनी माँ के साथ कितना ही बुरा क्यों ना कर ले, पर माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। अब बिना देरी करे तारा जड़ी बूटी लेकर शिव के घर पहुँच जाती है और अपने बीमार बहू के लिए औषधि बनाकर उसे देती है। वे औषधि लेने के बाद एलिश की तबीयत ठीक हो जाती है। आई एम सो सॉरी मॉम, मैंने आपसे बहुत बेरुखी से बात की, पर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आप कभी भी आपसे इस तरह से बात नहीं करूंगी। और अब हम सब एक साथ अपने पहले वाले घर में रहेंगे। अब एलिस ठीक होते ही अपनी सास तारा के साथ अपने पुराने घर में चली जाती है, जहाँ तारा उसे अपनी रसोई के तौर तरीके सिखाती है। बहू, अब ये रसोई तुम्हारी है, तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। रसोई अन्नपूर्णा होती है और हाँ, इसमें कभी चप्पल पहनकर नहीं आना चाहिए। रसोई की जितनी सफाई करो उतनी अच्छी बात होती है। और हाँ, हर समय ये सलाद खाना भी अच्छा नहीं होता। शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। बट मॉम, मुझे इंडियन फूड बनाना नहीं आता। अब जब आपने मुझे रसोई की जिम्मेदारी दे दी है तो एक माँ की तरह अपनी बेटी को खाना बनाना भी सिखा दो। अपनी बहू का बदला मिजाज देखकर तारा को विश्वास नहीं होता और उसे बहुत खुशी होती है। अब तारा एलिश को खाना बनाना सिखाती है और एलिश पहली बार अपने घर वालों के लिए तारा के हाथ की स्पेशल खीर बनाती है और अपने पति को खिलाती है। आपको पता है माँ, मैं आपके हाथों की खीर खाने के लिए तरस गया था। अब जैसी खीर कोई नहीं बना सकता। पर बेटा, ये खीर तो मेरी प्यारी बहू ने बनाई है। हाँ माँ, मेरे कहने का मतलब यही है, मेरी बीवी और आपके अलावा कोई इतनी स्वादिष्ट खीर नहीं बना सकता। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा एलिश को खीर बनानी आ गई। इस तरह से एलिश अपने ससुराल और रसोई को संभाल लेती है और ठीक उसी तरह से काम करती है जैसे तारा क्या करती थी। निर्मला की 3 बहू थी, सोनिया, पीहू और मोहिनी। पर निर्मला अपनी तीनों बहू से बड़ी ही परेशान रहा करती थी, क्योंकि उसकी तीनों बहुएं हर समय किसी न किसी बात पर झगड़ती रहती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, निर्मला अपने कमरे में बैठकर फोन में गाने सुन रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर निर्मला की तीनों बहुएं आपस में झगड़ रही होती हैं। पीहू, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब मैं रसोई में रहूं तो तुम मत आया करो। तुम्हारी वजह से सब्जी जल गई। क्या मेरी वजह से सब्जी जल गई? अरे आपने अपनी सब्जी मोहिनी के भरोसे छोड़ी थी। अरे मेरे भरोसे दीदी सब्जी छोड़कर गई थी तो क्या, मैं तो छत पर सूखे कपड़े उतारने के लिए गई थी। आप किचन में अकेली थी तो इसलिए आपकी वजह से सब्जी जली है। तुम दोनों ना बड़ी छोटी होकर फायदा उठाती हो और एक होकर मुझसे लड़ने लगती हो। पर कोई बात नहीं, आज मैं अकेली तुम दोनों पर भारी पड़ने वाली हूँ। निर्मला की तीनों बहू आपस में लड़ी रही होती है कि तभी निर्मला पानी पीने के लिए किचन में आती है। अपनी सास को आता देख तीनों बहू शांत खड़ी हो जाती है और निर्मला को देखने लगती है। निर्मला आज उन तीनों को कुछ नहीं कहती। ये देखकर सोनिया निर्मला से बोलती है, माँ जी, क्या हुआ? आपने हम तीनों को डांटा क्यों नहीं? अरे लगता है माँ जी का आज दिमाग ठंडा है, इसलिए माँ जी ने हमें डांटा नहीं। पर तुम्हारे दिमाग में खुजली हो रही है कि माँ जी ने हमें क्यों नहीं डांटा, इसीलिए तो तुम माँ जी को भड़का रही हो। पीहू दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। सोनिया दीदी आप तो एक नंबर की आग लगाने वाली में से हो। निर्मला उन तीनों के सामने खड़ी थी। तीनों बहुएं अपनी लड़ाई को खत्म करने के बदले आपस में झगड़ रही होती है। अपनी तीनों बहुओं के मुंह के एक्सप्रेशंस को देखकर निर्मला अपने कानों से ईयरबड्स निकालती है और अपनी तीनों बहुओं से बोलती है, अरे तुम तीनों साथ में खड़ी होकर मुझे क्यों बोल रही हो? तुम तीनों का आपस में लड़ने से पेट नहीं भरा क्या, जो तुम मुझसे लड़ने की सोच रही हो? अरे माँ जी, आपके कानों में तो ईयरबड्स लगे हैं, इसका मतलब आपको पता ही नहीं चला कि हम तीनों झगड़ रहे थे। अरे ये ईयरबड्स भी तो मैंने तुम तीनों की वजह से लगा रखे हैं, ताकि तुम्हारे झगड़े की आवाज मेरे कानों तक ना जा पाए। पर तुम तीनों की शक्ल पर ही लिखा है, हम तो 3 झगड़ालू बहुएं हैं। इस तरह से निर्मला अपनी तीनों बहुओं को डांट कर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर समय के साथ निर्मला की तीनों बहुओं के अंदर दिमाग नहीं आता और वो तीनों कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते ही रहते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब सोनिया घर की सफाई कर रही होती है, तभी पीहू सब्जी लेकर गंदी चप्पल पहने घर में घुस जाती है। ये देखकर सोनिया को बहुत गुस्सा आता है।
पीहू तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? दिमाग की तो बात ही मत कीजिए दीदी, क्योंकि मेरे पास ना आपसे कई ज्यादा गुना दिमाग है, तभी तो हमेशा हिसाब किताब वाली चीजें मैं करती हूँ और घर की साफ सफाई वाला काम आप। अरे मैंने अभी अभी पोछा लगाया है और तू गंदी चप्पल पहन के घर में आ गई। तेरी वजह से ना पूरा फर्श गंदा हो गया। अब तू ही घर की साफ सफाई करेगी। वो तो पॉसिबल ही नहीं है दीदी, पर एक चीज पॉसिबल है और वो है आपका मुंह। आपके मुंह की सफाई मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। पीहू और सोनिया में लड़ाई हो ही रही होती है कि तभी मोहिनी निर्मला के कमरे में जा रही होती है और रास्ते पर सब्जी का थैला रखे होने की वजह से मोहिनी का पैर सब्जी के थैले से टकरा जाता है और सब्जी फर्श पर गिर जाती है और साथ ही मोहिनी भी फर्श पर गिर जाती है, जिसकी वजह से सब्जियां और फर्श दोनों खराब हो जाते हैं। ये देखकर सोनिया और पीहू चिल्लाती हुई मोहिनी से बोलती हैं, अब बस तुम्हारी ही तो कमी थी। अब तुम दोनों मिलकर घर को साफ करो, मैं तो आराम करने चली। अरे मैं क्यों सफाई करूंगी? मोहिनी की वजह से घर गंदा हुआ है। इस मोहिनी की बच्ची ने मेरी ताजी और हरी सब्जियां भी खराब कर दी हैं, इसीलिए घर की सफाई के साथ अब मार्केट से दोबारा सब्जियां भी यही लेकर आएगी। आप दोनों इस घर की बड़ी बहू हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों हमेशा मुझे दबाते रहोगे। मैं भी इस घर की बहू हूँ, गलती मेरी नहीं है। मैं तो माँ जी का खाना लेकर ही जा रही थी, रास्ते में सब्जी का थैला पीहू दीदी ने रखा था। इस तरह से निर्मला की तीनों बहू एक बार फिर से झगड़ने लगती है। इन तीनों के झगड़े से परेशान निर्मला अपने कमरे में बैठ खुद से बोलती है, मेरी तीनों बहुएं कुत्ते की दुम है, जितना मैं घी लगा लूं वो कभी सीधी नहीं होने वाली। इन तीनों के झगड़े की वजह से कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए और मैं भगवान जी के पास ना पहुंच जाऊं। हे भगवान, अभी मुझे आपके पास नहीं आना, इसीलिए मुझे कोई उपाय बताओ ताकि मैं अपनी इन 3 झगड़ालू बहुओं को सुधार सकूं। इतना बोलकर निर्मला बाहर जाती है और अपनी तीनों बहुओं को अच्छे से खरी खोटी सुनाती है। अब इस तरह से 2 दिन निर्मला की बहुएं शांत रहती हैं, पर तीसरे दिन जब निर्मला अपने घर में साड़ी वाले को बुलाती है तो मोहिनी साड़ी वाले से बोलती है, अरे साड़ी वाले अंकल, आज तो आप बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाए हैं। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए वो रेड वाली साड़ी पैक कर दीजिए और हाँ, वो ब्लैक वाली भी। मोहिनी, माँ जी ने कोई एक साड़ी लेने के लिए बोला है, अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें रेड वाली चाहिए या ब्लैक वाली। अरे पहले मोहिनी ने रेड वाली साड़ी पसंद की थी, इसलिए अब मैं ब्लैक वाली साड़ी लूंगी। अरे बेटियों, तुम तीनों झगड़ क्यों रही हो? मेरे पास और भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। कोई जरूरत नहीं है भैया इन तीनों को अब कोई साड़ी दिखाने की, क्योंकि कल अब मैं अकेले सत्संग जा रही हूँ। तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया निर्मला बहन, क्योंकि तुम्हारी तीनों बहुएं इतनी ज्यादा झगड़ालू हैं कि अगर वो कल सत्संग में गई तो तुम्हारी नाक कटवा कर आएंगी। इस तरह से साड़ी वाला वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर निर्मला की तीनों बहू झगड़ा करना नहीं छोड़ती, जिसके बाद निर्मला अपनी बहुओं को सुधारने के लिए प्लान बनाती है और अपनी तीनों बहुओं को घर की चाबियां दिखाती हुई उन तीनों से बोलती है, ये घर की चाबियां और घर की चाबियां ही घर की असली जिम्मेदारियां होती हैं और माना जाता है कि जो घर की बड़ी बहू होती है उसको ही घर की चाबी दी जाती है, पर तुम तीनों में से ये एक को ही मिल सकती है चाबी, फिर चाहे कोई बड़ी हो या छोटी। सच माँ जी, इसका मतलब ये चाबी मेरी भी हो सकती है, पर इसके लिए मुझे करना क्या होगा? तो माँ जी देर किस बात की, जल्दी से अपनी शर्त बताइए ना। शर्त ये है कि जो घर में सबसे ज्यादा शांत रहेगा, 1 महीने तक बिल्कुल नहीं झगड़ेगा और घर की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभाएगा, चाबी उसी को दी जाएगी। निर्मला की शर्तें सुनकर तीनों बहू बहुत खुश होती हैं और बड़ी बहू सोनिया बोलती है, माँ जी आपने तो बहुत अच्छी शर्त रखी है, क्योंकि इस शर्त से सिर्फ मैं ही तो आपके पास आऊंगी, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की हूँ और किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती। घर की सारी जिम्मेदारी भी तो मैं ही संभालती हूँ ना, और मैं इस घर की बड़ी बहू भी तो हूँ। दीदी लगता है आपने माँ जी की बात को कान खोल कर नहीं सुना, इसलिए मेरी बातों को कान खोल कर सुन ले और दिमाग में बैठा लीजिए। ये चाबी किसी को भी मिल सकती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी बहू। अपनी तीनों बहू की लड़ाई देखकर निर्मला अपना सर पीटने लगती है और मन ही मन खुद से बोलती है, मेरी ये 3 झगड़ालू बहू कभी नहीं सुधर सकती। मैंने इन तीनों को सुधारने के लिए इतना अच्छा प्लान बनाया, पर ये
तीनों तो इसमें भी झगड़ रही हैं। हे भगवान, तू ही मुझे इन 3 झगड़ालू बहुओं से बचा। इस तरह से निर्मला की तीनों झगड़ालू बहुएं कभी नहीं सुधरती और आपस में इसी तरह से लड़ती रहती है। तो वहीं दूसरी ओर बेचारी निर्मला अपनी तीनों झगड़ालू बहुओं के बीच में इसी तरह से पिसती रहती है। कुसुम ने हाल ही में अपने तीसरे बेटे पवन की शादी की थी, पर सुमन अपनी तीसरी बहू उपासना से खुश नहीं थी और इसका कारण ये था कि उपासना की हाइट बहुत कम थी और पवन ने बिना अपनी माँ की मर्जी के उपासना से शादी की थी, क्योंकि कुसुम उपासना को पसंद नहीं करती थी। इसी का फायदा कुसुम की दोनों बहू निधि और निशा, जो कि काफी मोटी थी, वो उठती है और अपनी सास को अपनी देवरानी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन, हाय राम, मैं तो थक गई माँ जी। हम दोनों भले ही मोटी हैं, पर घर के काम तो सही से कर पाते हैं, लेकिन आपकी वो नाटी बहू, उससे तो एक काम नहीं हो पाता। क्यों बहू, अब क्या कर दिया उस नाटी ने? माँ जी भूल गई क्या कि आपकी बहू की अब तक पहली रसोई नहीं हुई है, इसलिए आपकी नाटी बहू उपासना किचन में रोज जाकर खाना बनाने की कोशिश करती है। और आप तो जानती हैं कि आपके किचन का स्लिप ऊंचा है और सारे सामान भी ऊपर रखे हैं, पर उस नाटी का हाथ कहाँ पहुँचने वाला। पर मैडम जी क्यों किसी से मदद लेंगे? आज अपनी पहली रसोई करने के चक्कर में खुद उस स्टूल पर चढ़कर सामान उतारने लगी। अरे शरीर जैसी मोटी बुद्धि वाली मेरी दोनों प्यारी बहू, अब वो नाटी स्टूल पर चढ़कर ही सामान उतारेगी ना। वैसे भी उसका हाथ तो पहुँचने से रहा। माँ जी पहले बात तो सुन लो पूरी। आपकी ये नाटी बहू स्टूल पे तो चढ़ गई, लेकिन इसने ऊपर से सारे सामान नीचे गिरा दिए और खुद भी नीचे रायते की तरह फैल चुकी है ये। अब जैसे ही कुसुम को पता चलता है कि उपासना ने आज फिर से घर में तबाही मचा दी, तो कुसुम बिना कोई देरी करे किचन में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि पूरा किचन गंदा है और उपासना अपने कमरे में आराम कर रही है। अब क्या था, किचन की ऐसी हालत देखकर कुसुम का पारा गर्म हो जाता है और वो उपासना के कमरे में जाकर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। क्यों रे मनहूस कहीं की, जब तेरे हाथ ऊपर तक नहीं पहुँचते तो क्यों किचन में जाती है काम करने के लिए? भूल जा कि कभी तेरी पहली रसोई भी हो पाएगी। सामान तो नीचे गिरा ही दिया और खुद भी रायते की तरह नीचे फैल गई। खुद तो उठकर बिस्तर पर आ गई, सामान कौन उठाएगा? हाँ माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने दीदी को मदद के लिए बुलाया था, वो दोनों खाने में बिजी थी। मेरे बार बार बुलाने पर आई नहीं और पवन जी को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैंने खुद खाना बनाने का सोचा, पर मुझसे सब कुछ गड़बड़ हो गया। उपासना अपनी गलतियों की माफी मांगती है, पर कुसुम उसे माफ नहीं करती और उसे खरी खोटी सुनाती रहती है। कुछ देर बाद वहाँ पवन आ जाता है और अपनी माँ को अपनी बीवी के ऊपर चिल्लाता देख अपनी माँ से कहता है, क्या हुआ माँ, आप हर समय मेरी बीवी को भला बुरा क्यों सुनाती रहती हो? आखिर उपासना ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? अरे मेरी 2 मोटी बहू इस घर में सत्यानाश करने के लिए कम थी क्या, जो तू इस नाटी को भी उठा कर ले आया? अरे जब तेरी नाटी बीवी जानती है कि उसके हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच पाते, वो कोई काम नहीं कर पाती, तो क्यों घर के काम को बिगाड़ने में लगी रहती है? एक बार रसोई में जाकर देख क्या हाल किया है तेरी बीवी ने रसोई का। अपनी माँ के कहने पर पवन रसोई में जाता है और रसोई की हालत देखकर वो अपनी माँ के गुस्से को समझ जाता है, पर पवन अपनी बीवी के साथ और भेदभाव नहीं चाहता था, इसलिए वो अगले ही दिन घर में काम शुरू करवा देता है और किचन का रेनोवेट करवाता है। अब किचन का सारा सामान यहाँ तक कि स्लैब नीचे हो जाती है और जिस वजह से अब उपासना को घर के काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। माँ जी मैंने आज खाना बनाया है, तो सही मायने में आज मेरी पहली रसोई हुई है ना? ये भी मेरे बेटे की बदौलत हुआ है, वरना तुझ जैसी नाटी बहू घर का कोई काम नहीं कर सकती, यहाँ तक कि घर के जाले भी साफ नहीं कर सकती। इतना बोलकर कुसुम उपासना के हाथों का बना खाना खा लेती है और वहाँ से आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। अपनी सास की बातें सुनकर अब अगले दिन उपासना पूरे घर की सफाई भी कर लेती है और उसके हाथों की सफाई देखकर कुसुम हैरान हो जाती है। पंखे साफ, जाले साफ, अलमारी भी साफ और फर्श भी साफ, ऊपर से खड़ी भी साफ। बहू तूने ये सब अकेले कैसे किया? तेरे हाथ ऊपर तक कैसे पहुँचे? हाँ माँ जी ये सब मैंने किया है,
माँ जी भले ही मेरा कद छोटा है पर दिमाग बहुत बड़ा है। जेठानी जी की तरह छोटी और मोटी बुद्धि नहीं है। उपासना की मेहनत लगन देखकर कुसुम उससे खुश हो जाती है और अब अपनी बहू उपासना को ही प्यार करती है, जिस वजह से कुसुम की दोनों बड़ी बहू निधि और निशा अपनी सास से जलने लगती है और कोशिश करती है कि उपासना और कुसुम के बीच लड़ाई करवा सके। इसलिए जब उपासना खाना बनाती है तो निधि और निशा पूरे घर का खाना अकेले ही चट कर जाती है। माँ जी की नजर में तो हम दोनों भैंस हैं ना, सारा खाना तो हम ही खाते हैं, दिन भर चरते रहते हैं ना। अब देखते हैं कि हम दोनों से खाना कैसे बचता है इनका और कैसे माँ जी अब खाना खाती हैं। दीदी, माँ जी के साथ हमें उस नाटी को भी रास्ते पर लाना होगा। अब दोनों देवरानी जेठानी प्लान बनाकर वहाँ से चली जाती है और जब कुसुम खाना खाने लगती है तो वो देखती है कि खाना है ही नहीं, जिस वजह से कुसुम उपासना से एक बार फिर नाराज हो जाती है। पर उपासना भी हार नहीं मानती और अपनी दोनों जेठानियों को रास्ते पर लाने के लिए जानबूझकर उनके कमरे में पानी गिरा देती है। अब जैसे ही दोनों अपने बिस्तर से नीचे उतरती हैं, तो उन दोनों का पैर फिसल जाता है और वो दोनों अपने कमरे में गिर जाती है। अरे निधि दीदी, आप तो फर्श पर बिल्कुल कारपेट की तरह फैली हुई हो। अगर आप यहाँ कारपेट की तरह फैली हो तो पक्का निशा दीदी भी चटाई की तरह फर्श पर फैली होंगी अपने कमरे में। मैं अभी उनको उठाकर लाती हूँ। उपासना, ये सब कुछ तुमने किया है ना जानबूझकर? हाँ, किया है मैंने ये सब जानबूझकर, पर आप दोनों ने मेरे सामने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। आप दोनों बार बार मुझे परेशान करते हो, जानबूझकर सारा खाना अकेले चट कर जाते हो माँ जी से मेरी डांट खिलवाने के लिए। आप दोनों ऐसे ही इतनी मोटी हो, थोड़ा कम खाओ। अगर इसी तरह खाती जाओगी तो और फैल जाओगी और एक बार गिर गई ना तो बिना सहारे के उठ भी नहीं पाओगी। और एक बात, मैं सिर्फ नाटी हूँ पर मेरा दिमाग तुम दोनों से तेज है, इसलिए मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इससे पंगा लेना मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। निधि, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे, वरना तू ना घर की रहेगी ना घाट की। अब उपासना अपनी दोनों जेठानियों की मदद करती है और चोट लगने के बाद अपनी दोनों जेठानियों की सेवा भी करती है। ये देखकर निशा और निधि समझ जाती है कि उपासना छोटा पैकेट बड़ा धमाका है और वह दोनों सिर्फ गुब्बारे जैसी फैली हुई, इसलिए बुद्धि और मोटाई कभी भी एक दूसरे को टक्कर नहीं दे सकते। और इसलिए उस दिन के बाद फिर कभी निशा और निधि अपनी देवरानी को परेशान करने की सोचती भी नहीं। तो वही दूसरे और उपासना एक बार फिर कुसुम के दिल में अपने लिए जगह बना लेती है।